Hello friends, today we will discuss about later Vedic period that is varies from 1000 BC to 600 BC। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। ठीक है, जो वैदिक पीरियड के 2 पार्ट्स कर दिए गए थे ना, वैदिक पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो हमने पिछली वीडियो में अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था। अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड कितना था? 1500 BC टू 1000 BC। ठीक है, और लेटर वैदिक पीरियड का है 1000 BC टू 600 BC। तो इस वीडियो में ना हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। जो जो चीज़ें जैसे जोग्राफिकल एरिया, पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, उनकी रिलीजियस लाइफ, जो कुछ भी अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था वही सब लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आप फिर डिफ्रेंशिएट करके देखना कि अर्ली वैदिक पीरियड के लोग कैसे जीते थे और लेटर वैदिक पीरियड के लोग कैसे जीने लगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेटर वैदिक पीरियड 1000 BC टू 600 BC। फर्स्ट है जोग्राफिकल एरिया, मतलब वो कहाँ कहाँ पर फैले हुए थे। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड द आर्यन सेटलमेंट्स कवर्ड वर्चुअली द होल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, लोग अब पूरे नॉर्दर्न इंडिया में फैल गए। ये आर्यव्रत में कहा गई है। ठीक है ये बात। लेकिन तो देखो अर्ली वैदिक पीरियड के लोग कहाँ रहते थे? हिमालय या हिंदू कुश माउंटेन, सरस्वती रिवर, सिंधु रिवर, इनके आसपास रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ कल्चर नाउ शिफ्टेड फ्रॉम सरस्वती टू गंगाज मध्य देश। ठीक है, अब जो सेंटर ऑफ कल्चर था ना उनका, मतलब कल्चर, सेंटर ऑफ कल्चर मतलब वो कहाँ ज़्यादा रहते थे, उनकी सभ्यता थी जो वो कहाँ पर पनपी थी। अर्ली वैदिक पीरियड वालों की पनपी थी सरस्वती नदी के किनारे। हमने पहले ही पढ़ा था कि भाई 80% जो लोग रहते थे ना वो सरस्वती के एरिया में रहते थे। लेकिन अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में फैल गए, तो वो पूरे गंगा के क्षेत्र में फैल गए। ठीक है, गंगा को क्या कहते हैं? मध्य देश। क्या कहते हैं? मध्य देश। There was mention of more rivers such as नर्मदा, सदानीरा, मॉडर्न गंडक, चंबल एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में हमने अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था कि भाई अर्ली वैदिक पीरियड में 40 नदियों के बारे में मेंशन किया गया है, जिनमें कौन कौन सी है? सप्त सिंधु क्षेत्र है जो वो इम्पोर्टेंट है, और सिंधु नदी की 5 जो है ट्रिब्यूटरी रिवर हैं। कौन कौन थी? वितस्ता, अशिकनी, विपास, पुरुषणी एंड शुतुद्री एंड सरस्वती। ठीक है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ना कुछ और इनसे अलग कुछ और नदियों के बारे में मेंशन किया गया, जैसे नर्मदा, सदानीरा को क्या कहते हैं? गंडक, चंबल एक्सेट्रा। ये 3 नदियों के बारे में और बताया गया है। द एक्सपेंशन ऑफ पीपल टुवार्ड द ईस्ट इज इंडिकेटेड इन अ लीजेंड ऑफ शतपथ ब्राह्मणा। जो लोगों का एक्सपेंशन हुआ ना लेटर वैदिक पीरियड में, वो किस में बताया गया है? शतपथ ब्राह्मणा में बताया गया है। हाउ विदग मथावा माइग्रेटेड फ्रॉम द सरस्वती रीजन। जो विदग मथावा है वो कैसे माइग्रेट कर गए? ठीक है, मतलब आर्यंस कैसे माइग्रेट कर गए सरस्वती रीजन से? क्रॉस्ड सदानीरा, उन्होंने सरस्वती रीजन से माइग्रेट किया। किसको? सदानीरा को क्रॉस करके केम टू द लैंड ऑफ विधे। फिर वो कहाँ पर चले गए? विधे को क्या कहते हैं? मॉडर्न तिरहुत। विधे का मॉडर्न नेम क्या है? तिरहुत। ठीक है, तो वो सरस्वती रीजन से माइग्रेट करके सदानीरा को क्रॉस किया उन्होंने, और फिर वो विधे मॉडर्न तिरहुत में चले गए। ही अग्नि then went burning along the earth towards the east and Gautam Rahugana the priest द विदग मथावा फॉलोड आफ्टर हिम शतपथ ब्राह्मणा। शतपथ ब्राह्मणा में कहा गया है कि जैसे वो लोग चले गए ना तो उनके साथ सभी चले गए। विदग मथावा के पीछे पीछे फॉलोड आफ्टर, उनके पीछे पीछे सब चले गए। ठीक है, गौतम रहुगाना जो प्रीस्ट थे। ठीक है, अग्नि भी चली गई। एमरजेंस ऑफ जनपदास कुरु, कॉम्बिनेशन ऑफ पुरुष एंड भारतास, पांचाल, कॉम्बिनेशन ऑफ तुर्वशास एंड क्रीविस एंड काशी एक्सेट्रा इन दोआब रीजन। जो कुछ कुछ जनपद थे, मतलब छोटे छोटे एरिया थे जो उस टाइम एमरजेंस हुए, मतलब बने। ठीक है, तो कौन कौन से थे? कुरु किस किस का कॉम्बिनेशन था? पुरुष एंड भारतास का। पांचाल किस किस का था? तुर्वशास एंड क्रीविस एंड काशी इन दोआब रीजन। दोआब रीजन 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना उसको दोआब बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 कुछ जनपद थे, कुरु, पांचाल एंड काशी, ये एमरजेंस हुए। लेटर वैदिक पीरियड मेंशंस
विंध्य माउंटेन, साउदर्न माउंटेन। विंध्य माउंटेन को साउदर्न माउंटेन भी कहते हैं। तो लेटर वैदिक पीरियड में विंध्य माउंटेन के बारे में मेंशन किया गया, जबकि अर्ली वैदिक पीरियड में किसके बारे में मेंशन किया गया था? हिंदू कुश, हिमवंत और मुंजवंत। हिमवंत को हिंदू कुश कहते हैं, मुंजवंत को नहीं, हिमवंत को हिमालय कहते हैं और मुंजवंत को हिंदू कुश माउंटेन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रेफरेंस टू द टेरिटोरियल डिविजन्स। द लेटर वेदास गिव्स 3 ब्रॉड डिवीजन ऑफ इंडिया। कौन कौन से? आर्यावर्ता नॉर्दर्न इंडिया, मध्य देशा में सेंट्रल इंडिया एंड दक्षिणापथ साउदर्न इंडिया में। तो कुछ ये टेरिटोरियल डिविजन्स किए गए इंडिया के। ठीक है। कौन कौन से? आर्यावर्त मतलब नॉर्दर्न इंडिया, मध्य देश सेंट्रल इंडिया, दक्षिणापथ साउदर्न इंडिया। ठीक है। तो नेक्स्ट ये था उनका जोग्राफिकल एरिया, मतलब वो कहाँ कहाँ पर फैले हुए थे। नेक्स्ट आ गई उनकी पॉलिटिकल लाइफ। लार्ज किंगडम्स एंड स्टेटली सिटीज मेड देयर अपीयरेंस इन द लेटर वैदिक पीरियड। कुछ बड़े बड़े किंगडम्स एंड स्टेटली सिटीज और कुछ सिटीज़ भी उस टाइम अपीयर होने लगी, मतलब बनने लगी, सामने आने लगी। इन तैत्रीय ब्राह्मणा वी नोटिस द थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप। ठीक है। तैत्रीय ब्राह्मणा में डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप के बारे में, कैसे कैसे किंगशिप का ओरिजिन हुआ उसके बारे में भी बताया गया है। शतपथ ब्राह्मणा में ये बताया गया था कि भाई वो लोग कैसे माइग्रेट हुए सरस्वती रीजन से, और तैत्रीय ब्राह्मणा में कहा गया है कि भाई कैसे किंगशिप का ओरिजिन हुआ। नेक्स्ट है द गवर्नमेंटल मशीनरी बिकेम मोर इलेबरेट देन बिफोर। जो उनकी गवर्नमेंटल मशीनरी थी बहुत इलेबरेट हो गई पहले की अपेक्षा, मतलब कैसे वो देश चलाते थे, सरकार चलाते थे। एज अ सीक्वल टू द ग्रोथ ऑफ द पावर ऑफ द किंग, कैसे क्या क्या पावर थी किंग की वो भी बढ़ गई। न्यू सिविल फंक्शनरीज, नई सिविल फंक्शनरीज बिसाइड द ओनली सिविल फंक्शनरी ऑफ द ऋग वैदिक पीरियड द पुरोहिता केम इनटू एग्जिस्टेंस। जो सिविल फंक्शनरी ऋग वैदिक टाइम में थी तो उसके अलावा भी दूसरी नई सिविल फंक्शनरीज आ गई। और पुरोहित, जो पुरोहित था, पुरोहित पंडित को बोलते, वो भी केम इनटू एग्जिस्टेंस। दीज वर भागदूधा कलेक्टर ऑफ टैक्सेस। ठीक है। कलेक्टर ऑफ टैक्सेस बोलते हैं इनको, भागदूधा। ये कुछ मतलब पद थे जो उस टाइम अपीयरेंस में आ गए थे। भागदूधा। सुता सारथी द रॉयल हेराल्ड और चैरियटर। कौन थे? चैरियटर द सुता या सारथी, सारथी को बोलते हैं ना। एंड क्षत्रि चैम्बरलेन, चैम्बरलेन एक बड़े अफसर को बोलते थे। एंड द अक्षवापा, अक्षवापा कौन था? कुरियर, मतलब उनके मैसेजेस को या फिर किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला। तो कौन कौन से नए नए उनके पॉलिटिकल पद आ गए थे? अक्षवापा, क्षत्रि, सुता सारथी एंड भागदूधा। The military officials of the Rig Vedic times, the Senani, the general and the Gramini, the head of the village continued to function। ये पहले थे ना सेनानी और ग्रामीणी, ये पहले ही थे लेकिन ये अभी भी कंटिन्यू रहे लेटर वैदिक पीरियड में भी। द पीरियड आल्सो सा द बिगिनिंग ऑफ अ रेगुलर सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर। ठीक है। तो ये भी कौन सा? प्रोविंशियल गवर्नर का भी सिस्टम स्टार्ट हो गया। Thus we find Shatpati beings entrusted with the duty of administering outlying areas occupied by aboriginals and Shatpati being put over a group of 100 villages। शतपति किसको बोलते थे? एक ग्रुप को। ठीक है। वो एक ग्रुप 100 विलेज, एक ग्रुप होता था 100 विलेजेस का। ठीक है। तो उसका जो वो होता था ना एडमिनिस्टर करने वाला, उसको शतपति बोलते थे। अधिकृता वाज द विलेज ऑफिशियल, जो अधिकृता था, अधिकृता वो विलेज का काम ऑफिशियल था। ठीक है। विलेज का काम करने वाला ऑफिशियल था। उग्राज, उग्राज मेंशनड इन उपनिषदाज, उग्राज को उपनिषद में मेंशन किया गया है। वाज प्रोबेबली अ पुलिस ऑफिशियल, उसको पुलिस का अधिकारी बोलते थे। ठीक है। ये ग्राम अधिकारी और ये पुलिस अधिकारी। ठीक है। The popular control over the affairs of the kingdom was exercised through Sabha and Samiti, as in Rig Vedic period Vidat had completely disappeared by now। तो अर्ली वैदिक पीरियड में भी ना कुछ सभा, मतलब कुछ असेंबलीज बनाई गई थी, सभा, समिति, विदत एंड गण। जो सभा और समिति थी वो अभी भी चली आ रही थी, लेकिन जो विदत था वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया था। ठीक है। हमने पढ़ा था सभा में सब नहीं होंगे तो कौन होंगे सभा में?
जो इंडिविजुअल्स बड़े बड़े लोग होते हैं ना वो होते थे इम्पोर्टेंट, और फ्यू प्रिविलेज्ड पर्सन थे, उनको सभा में ऐड किया जाता था। इवन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक टाइम्स किंग्स डिड नॉट पोजेस अ स्टैंडिंग आर्मी। लेटर वैदिक पीरियड में किंग के पास, राजा के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, ठीक है। जुडिशरी आल्सो ग्रू, जो जुडिशरी थी वो भी ग्रू हुई थी, बढ़ गई थी, मतलब उसकी भी पावर। द किंग प्लेड अ ग्रेट रोल इन एडमिनिस्ट्रिंग क्रिमिनल लॉ। जो किंग था ना वो एक ग्रेट प्ले रोल करता था, ठीक है। जो किंग था वो बहुत ही एक अहम काम करता था क्रिमिनल लॉ को एडमिनिस्टर करने में, ठीक है, कि भाई कौन लोग क्या गलती कर रहे हैं, क्या क्राइम कर रहे हैं, उनको सजा वगैरह देने में तो किंग बहुत अहम काम करता था। द किलिंग ऑफ एन एम्ब्रियो, होमिसाइड, अ मर्डर ऑफ ब्राह्मणा, इन पर्टिकुलर स्टीलिंग ऑफ गोल्ड, ड्रिंकिंग सुरा वर रिगार्डेड एज सीरियस क्राइम, ठीक है। तो ये कुछ सीरियस क्राइम थे। एम्ब्रियो मतलब किलिंग, एम्ब्रियो को मारना मतलब भ्रूण को, पेट में ही बच्चे को मारना। होमिसाइड घरेलू हिंसा करना। मर्डर ऑफ ब्राह्मणा ब्राह्मण का मारना। इन पर्टिकुलर स्टीलिंग ऑफ गोल्ड सोना चुराना। एंड ड्रिंकिंग सुरा और सुरा पीना, ठीक है, ड्रिंक करना, वो सीरियस क्राइम था। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में ड्रिंकिंग सुरा इज नॉट अ क्राइम, ठीक है। ट्रीजन वाज अ कैपिटल ऑफेंस। ट्रीजन होता है देशद्रोह, वो देशद्रोह करना मतलब अपने देश के साथ गद्दारी करना, वो क्या था, एक कैपिटल ऑफेंस था, बहुत बड़ा ऑफेंस माना जाता था। नेक्स्ट है सोसाइटी, मतलब अब उनका सोसाइटी समाज कैसा था। एज द टाइम पास्ड बाई यज्ञास बिकेम इलेबरेट and complicated ceremonial leading to the emergence of learned men known as brahmanas, ठीक है। जैसे जैसे टाइम पास होता गया जो यज्ञ थे ना, यज्ञ करने वो बहुत मुश्किल बना दिए गए, इलेबरेट एंड कॉम्प्लिकेटेड। तो उनको ना जो वो किए जाते थे ना सेरेमोनियल लीडिंग, मतलब उनको जो करने वाले थे वो सिर्फ कौन करते थे, उनको जानने वाले लोग। वो कौन जानते थे, ब्राह्मणाज, ब्राह्मण उनको जानते थे, तो सिर्फ वही लोग ही यज्ञ कर सकते थे, ठीक है। अगर वही लोग यज्ञ कर सकते हैं तो मतलब ब्राह्मणों को बहुत ऊंचा दर्जा दे दिया गया फिर उस टाइम में, ठीक है। एज द आर्यंस एक्सपेंडेड टू ईस्ट एंड साउथ, जैसे जैसे आर्यन ईस्ट एंड साउथ में भी फैल गए, ग्रुप ऑफ पीपल नोन एज क्षत्रियस, वो लोग किस नाम से जाने जाते थे, क्षत्रिय, के भी क्षत्रिय हैं। एमएस टू कॉन्कर टेरिटरीज, क्यों क्षत्रिय क्यों माना गया उनको, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज को जीत लिया था, ठीक है। एंड एडमिनिस्टर्ड, और उनको उन पर शासन कर रहे थे वो लोग, ठीक है। तो कुछ आर्यन जो ईस्ट और साउथ में फैले ना उनको क्षत्रिय माना गया क्योंकि उन्होंने वहाँ पर कुछ टेरिटरीज को जीत लिया था और वो वहाँ पर शासन कर रहे थे। द रिमेनिंग आर्यंस फॉर्म्ड अ सेपरेट क्लास नोन एज वैश्याज, जो कुछ आर्यन बच गए थे वो वैश्य के नाम से जाने जाते थे। अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम विश मीनिंग पीपल, विश किससे बना है, ये जो वैश्य है ये किससे बना है, विश से, इसका क्या मतलब है, पीपल। द नॉन आर्यन फॉर्म द फोर्थ क्लास नोन एज शूद्राज, और जो नॉन आर्यन लोग थे वो किस नाम से जाने लगे, शूद्राज, शूद्र के नाम से जाने लगे। नेक्स्ट है नेवरदलेस दीज डिविजन्स ऑफ सोसाइटी वर नॉट रिजिड, ठीक है। ये रिजिड नहीं थी, ये जो डिवीजन किया गया है ना क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का, ये रिजिड नहीं थी, इनको कभी भी बदला जा सकता है, ठीक है। रिजिड होता है जिसको बहुत मुश्किल से बदला जाए, लेकिन ये रिजिड नहीं थी। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा इट इम्प्लाइज क्लैन अपीयर्ड इन लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। जो गोत्रा थे ना वो भी अपीयर आने, मतलब गोत्र भी बनने लगे, ठीक है। पहले गोत्र नहीं होते थे, लेकिन अब जैसे क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इनके अलग अलग गोत्र होने लगे। द हायर कास्ट कुड मैरी विद द लोअर वंस, जो हायर कास्ट के थे ना वो लोग लोअर कास्ट में शादी कर सकते थे, बट मैरिज विद शूद्रास वाज नॉट परमिटेड, लेकिन शूद्रों के साथ शादी करना परमिटेड नहीं था। द आइडिया ऑफ पोल्यूशन अपीयर्ड इन सोसाइटी, पोल्यूशन, ये वर्ड पोल्यूशन है ना ये गलत लिखा हुआ है शायद यहाँ पर, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। द आइडिया ऑफ पॉपुलेशन होगा मे बी, ठीक है, अपीयर्ड इन सोसाइटी। द अर्लीस्ट रेफरेंस टू 4 आश्रमास, 4 आश्रम, ठीक है, 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं, द स्टेजेस ऑफ लाइफ,
आश्रम किसको बोलते हैं? लाइफ की स्टेज, कैसे कैसे इंसान एक ज़िंदगी में अलग अलग स्टेजेस में जीता है, जैसे ब्रह्मचर्या, गृहस्था, वानप्रस्था एंड संन्यासा। ब्रह्मचर्या होता है जब इंसान शादी से पहले की लाइफ होती है। गृहस्था इंसान के विवाह के बाद की लाइफ। वानप्रस्था जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद की ज़िंदगी हो जाती है। और जो संन्यास, जब इंसान सबसे लास्ट की जो स्टेज होती है वो सन्यासी जीवन, जिसमें इंसान को बोलते हैं ना कि उसको राम के नाम लेने चाहिए, वो वाली स्टेज, इज़ फाउंड इन जाबाला उपनिषद, जाबाला उपनिषद में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाई 4 आश्रमों को मेंशन किस में किया गया है? जाबाला उपनिषद में। द आश्रमा सिस्टम वाज फॉर्म्ड टू अटेन 4 पुरुषार्थ। जो ये आश्रम सिस्टम है ना, ये क्यों बनाए गए? कि इंसान अपने 4 पुरुषार्थों को अटेन कर सके। पुरुषार्थ होता है इंसान को ये काम जरूर करने चाहिए। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्षा। तो 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्षा। और आश्रम कौन से हैं? 4, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। द स्टेटस ऑफ वुमेन डेक्लाइन। जो वुमेन की स्टेटस थी, सिचुएशन थी ना, वो डेक्लाइन थी, बहुत गिरी हुई थी। अकॉर्डिंग टू ऐत्रेय ब्राह्मणा के अकॉर्डिंग, अ डॉटर इज द सोर्स ऑफ माइजरी बट अ सन इज द प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली। ऐत्रेय ब्राह्मण क्या कहता है कि भाई डॉटर थी ना, जो बेटी पैदा होना, वो दुख का कारण था, माइजरी, बट द सन इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली। लेकिन सन को क्या माना जाता था? कि ये तो फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैत्रायणी संहिता देयर आर 3 एविल्स। 3 मुख्य दोष है। मैत्रायणी संहिता में ये कहा गया 3 मुख्य दोष है। लिक्वर, वुमेन एंड डाइस। लिक्वर होता है शराब, वुमेन औरत, डाइस जुआ खेलना। ठीक है, तो मैत्रायणी, ये क्वेश्चन आ जाए कि स्त्री की गिरी हुई स्थिति किस में बताई गई है? मैत्रायणी संहिता में। लिक्वर एक दोष है, शराब, वो किस में बताया गया? मैत्रायणी संहिता में। ऐत्रेय ब्राह्मणा में क्या बताया गया है? कि भाई डॉटर पैदा होना दुख का कारण है। ये किस में बताया गया? ऐत्रेय ब्राह्मणा में। ठीक है, 2 मोनोगैमी, ए मैन हैविंग 1 वाइफ वाज द आइडियल, बट पॉलीगैमी, ए मैन हैविंग मोर देन 1 वाइफ वाज फ्रीक्वेंट। मोनोगैमी होता है कोई इंसान सिर्फ एक ही शादी करे, एक वाइफ के साथ रहे। मोनोगैमी वाज आइडियल, बहुत आइडियल, पवित्र माना जाता था उसको। बट पॉलीगैमी वाज फ्रीक्वेंट। पॉलीगैमी होता है एक इंसान एक से ज़्यादा शादियाँ करें, ठीक है, या एक से ज़्यादा वाइफ के साथ रहे, तो वो भी फ्रीक्वेंट था, मतलब चलता था पॉलीगैमी भी। ठीक है, नेक्स्ट है वुमेन वर प्रोहिबिटेड टू अटेंड द पॉलिटिकल असेंबलीज। वुमेन्स को पॉलिटिकल असेंबलीज में जाने की परमिशन नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है यज्ञवल्क्य गार्गी डायलॉग। यज्ञवल्क्य गार्गी डायलॉग, ये आ जाता है। गार्गी डायलॉग किसका है? यज्ञवल्क्य का। बृहदारण्यक उपनिषदा, ये किस में मेंशन किया गया है? बृहदारण्यक उपनिषदा में। इंडिकेट दैट सम वुमेन हैड गॉट हायर एजुकेशन। कुछ वुमेन्स के पास हायर एजुकेशन थी। इनमें कुछ औरतें नाम है अपाला, घोषा, मुद्रा। ठीक है, लोपा मुद्रा, अपाला, घोषा, लोपा मुद्रा, ये कुछ वुमेन्स के नाम है जो उस टाइम पढ़ी लिखी थी, जिन्होंने हायर एजुकेशन ली थी। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिजेस। तो यहाँ पर कुछ ना हिंदू मैरिजेस के नाम दिए गए हैं कि भाई हिंदू मैरिज किस किस टाइप की होती थी। सबसे पहले है ब्रह्म विवाह, गिविंग द गर्ल टू अ मैन विद डावरी। अपनी लड़की किसी को देना विद डावरी, दहेज के साथ। दहेज के साथ किसी को अपनी लड़की देते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह। तो नॉर्मली आज के टाइम पे कैसी ये शादी होती है? ब्रह्म विवाह ही तो होते हैं। दैव विवाह किस टाइप के होते हैं? गिविंग द गर्ल टू द प्रीस्ट हिमसेल्फ इन ल्यू ऑफ हिज फीस। किसी भी प्रीस्ट को, पुरोहित को या ब्राह्मण को अपनी लड़की दे देना इन ल्यू ऑफ हिज फीस, जब वो उसकी फीस ना चुका सके। मान लो किसी ने यज्ञ करा लिया या किसी ने कुछ गलत काम कर दिया, तो उस टाइम में पनिशमेंट दी जाती थी कि उनको ब्राह्मणों को कुछ ना कुछ देना होता था। लेकिन कोई मान लो गरीब आदमी है, वो अपनी फीस नहीं चुका सका, तो वो प्रीस्ट को ना अपनी लड़की दे देता था, तो उसको बोलते थे दैव विवाह। दैव मतलब बिल्कुल दैवीय विवाह है ये। ठीक है, नेक्स्ट है अर्षा विवाह। अर्षा विवाह कौन सा होता है? गिविंग द गर्ल टू अ मैन आफ्टर एक्सेप्टिंग अ ब्राइड प्राइस। मतलब किसी को अर्श विवाह, अब किसी भी इंसान को अपनी लड़की दे देना और उससे मतलब अपनी लड़की का पैसे लेना, मतलब लड़की को बेच देना समझो एक। ठीक है, उसको बोलते हैं अर्श विवाह।
क्या बोलते हैं, अर्श विवाह, दुल्हन को बेच दिया, मतलब ब्राइड का प्राइस लिया है। नेक्स्ट है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य गिविंग द गर्ल टू अ मैन विदाउट डिमांडिंग अ ब्राइड प्राइस, किसी को भी अपनी बेटी ऐसे ही दे देना, किसी ब्राइड प्राइस की डिमांड ना करना, ठीक है। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह तो नॉर्मली सबको ही पता है, वो होता है लव मैरिज। नेक्स्ट है असुर विवाह। असुर विवाह मैरिज विद अ परचेज्ड गर्ल, मैरिज विद असुर, मतलब असुर क्या करते हैं, परचेज्ड गर्ल, खरीदी हुई लड़की से शादी करते हैं, जैसे आजकल भी नॉर्मली करते हैं ना कई लोग, जिनकी शादियां नहीं होती वो खरीद के ले आते हैं, तो उसको बोलते हैं असुर विवाह। नेक्स्ट है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह मैरिज विद द डॉटर ऑफ अ डिफीटेड किंग और विद अ किडनैप्ड गर्ल, इसको राक्षस विवाह क्या बोलेंगे, ठीक है, कि भाई मतलब किसी भी किंग को, एक किंग ने दूसरे किंग को हरा दिया, उसकी कोई डॉटर है तो वो उसकी डॉटर से शादी कर लेगा, या किसी भी लड़की को किडनैप कर लिया और उससे शादी कर ली, तो इसको बोलते हैं राक्षस विवाह, ठीक है, राक्षस विवाह। अब नेक्स्ट है पश्च विवाह। पश्च विवाह होता है मैरिज टू अ गर्ल आफ्टर सिड्यूसिंग और रेपिंग हर, किसी भी लड़की को सिड्यूस या उसका रेप करके उससे शादी करना, वो कौन सा होता है, पश्च विवाह, ठीक है। तो ये कुछ हमने इनके टाइप पढ़े, टाइप ऑफ हिंदू मैरिज कौन कौन से थे। लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे ब्रह्म विवाह जो आज भी चला आ रहा है, दैव विवाह होते थे, पृष्ठ को अपनी लड़की दे देना, अर्श विवाह ब्राइड का प्राइस लेके, प्रजापत्य विवाह विदाउट ब्राइड प्राइस, गंधर्व विवाह लव मैरिज, असुर विवाह परचेज्ड गर्ल के साथ शादी करना, राक्षस विवाह किसी भी हारे हुए राजा की बेटी के साथ शादी करना है, किडनैप्ड गर्ल के साथ, पश्च विवाह किसी लड़की का सिड्यूस या उसका रेप करके उससे शादी करना। नेक्स्ट है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या होता है, मैरिज बिटवीन अ ब्राइड ग्रूम फ्रॉम एन अपर कास्ट एंड ब्राइड फ्रॉम अ लोअर कास्ट, दुल्हा होगा जो वो अपर कास्ट का और जो ब्राइड होगी दुल्हन होगी वो लोअर कास्ट की, इसको बोलते हैं अनुलोम विवाह। लड़का अपर कास्ट का और लड़की लोअर कास्ट की, लेकिन प्रतिलोम विवाह द रिवर्स ऑफ अनुलोम विवाह, इसका बिल्कुल उल्टा होगा, लड़का होगा वो लोअर कास्ट का होगा और लड़की होगी जो वो अपर कास्ट की होगी, इसको बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। ये दो प्रकार के विवाह भी उस टाइम होते थे, ठीक है। नेक्स्ट है 16 संस्कार। 16 संस्कार 16 संस्कार आज मतलब कैसे कैसे एक इंसान की ज़िंदगी चलती है, जैसे गर्भधारणा, पुमास्वाना, सीमंथोन्यान, जातकर्मा, नामकरणम, निष्कर्मणा, अन्नप्राशना, चूड़ाकर्मा, कर्णाचेडना, विद्यारंभा, उपनयना, वेदारंभा, समावर्तना, विवाह, वानप्रस्था, अंत्येष्टि। आप इनको ना ध्यान से पढ़ो इन वर्ड्स को एक बार, तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले क्या होता है, गर्भ धारण किया जाता है, देखो, फिर बाद में नामकरण होता है जब बाद में हो जाता है बेबी, उसके बाद अन्नप्राशना कब उसको खाना खिलाया जाता है, ठीक है। ये कुछ कुछ वर्ड्स तो हमें समझ में आ रहे हैं ना। विवाह किया जाता है, बाद में उसका अंत्येष्टि, जब वो मर जाता है तो अंत्येष्टि की जाती है। तो ये 16 टाइप के संस्कार हैं, ठीक है। तो ये आपको याद नहीं रखने हैं ज़्यादा, बस आपको ये याद रखना है कि भाई टोटल कितने संस्कार होते हैं, 16, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिलीजन, मतलब उनका धर्म कौन सा था या वो किस टाइप की पूजा करते थे। द अर्लियर डिवाइनिटीज इंद्र एंड अग्नि वर रेलीगेटेड इनटू द बैकग्राउंड वाइल प्रजापति क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स later known as Brahma, Vishnu, patron god of Aryans, Rudra, god of animals, later identified by Shiva या Mahesha, rose in prominence, ठीक है। नाउ प्रजापति became supreme god। ये कह रहे हैं कि जो पिछले गॉड थे ना, इंद्र एंड अग्नि, वो चले आ रहे थे बैकग्राउंड में, जबकि कुछ ही नए आगे, जैसे प्रजापति क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, लेटर नोन एज बाद में ब्रह्मा के नाम से जानने लगे, विष्णु पैटर्न गॉड ऑफ आर्यन, आर्यंस का पैटर्न गॉड, रुद्रा, रुद्रा किसको बोलते हैं, गॉड ऑफ एनिमल्स, लेटर आइडेंटिफाइड बाई शिवा या महेशा, रुद्रा को बाद में किस नाम से जानने लगे, शिवा या महेशा के नाम से, ठीक है। नाउ प्रजापति बिकेम सुप्रीम गॉड, अब प्रजापति सुप्रीम गॉड मतलब सबसे बड़े गॉड प्रजापति बन गए, ब्रह्मा मतलब। नेक्स्ट है पूषण। पूषण हु प्रोटेक्टेड कैटल इन अर्ली वैदिक पीरियड नाउ बिकेम द गॉड ऑफ शूद्रास। पूषण थे ना जो अर्ली वैदिक पीरियड में जानवरों की प्रोटेक्ट करते थे, कैटल्स को, अब वो क्या बन गए, शूद्रों के गॉड बन गए, ठीक है। नेक्स्ट है बृहदारण्यक उपनिषदा वाज द फर्स्ट
वाज फर्स्ट द वर्क टू गिव डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, पुनर्जन्मा या संस्कार चक्रा एंड डीड्स कर्मा। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि ये वाज फर्स्ट द वर्क टू गिव द डॉक्ट्रिन ऑफ, इन्होंने इसमें ही क्या बताया गया कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, कैसे लोगों ने ट्रांसमाइग्रेट किया। ठीक है, अब ये आगे कुछ ना 12 रत्नीज, मतलब उस टाइम के जो किंग्स वगैरह थे उनके राज्य में जो मेन इम्पोर्टेंट लोग थे ना, उनको रत्नीज बोलते थे। तो ये कुछ पोस्ट हैं या इनको इम्पोर्टेंट पर्सन बोल लो, उस टाइम रहते थे। ये 12 रत्नीज के बारे में किस में बताया गया है? शतपथ ब्राह्मणा में। किस में बताया गया है? शतपथ ब्राह्मणा में। पुरोहित, पुरोहित किसको बोलते थे? प्रीस्ट को। महिषी द क्वीन को। युवराज, युवराज कौन होते थे? क्राउन प्रिंस होते थे। सुता या सारथी द रॉयल हेराल्ड एंड द चारियोटिर, चारियोटिर। ठीक है, सेनानी द जनरल। ग्रामीणी हेड ऑफ द विलेज। शता, शाता किसको बोलते हैं? गेटमैन या चैम्बरलेन को। संग्रहित्री, संग्रहित्री कौन होता है? ट्रीजर। भागददा कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। अक्षवापा कुरियर। पल्लागल फ्रेंड ऑफ किंग। गोविकारता, गोविकारता हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये कुछ 12 रत्नीज हैं, आप पढ़ लेना इनको। ठीक है, ये किस में मेंशन किए गए हैं? शतपथ ब्राह्मणा में। नेक्स्ट है द अर्ली सिंपल सेरिमोनियल ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड गेव प्लेस टू इलेबरेट सैक्रिफाइस रिक्वायरिंग द सर्विसेज of as many as 17 priests. In the later Vedas and Brahmanas, sacrifice yajnas came into prominence. ठीक है, इसमें कुछ नहीं कि भाई जो ऋग्वैदिक पीरियड थे उसमें लोग कैसे सैक्रिफाइस करते थे। ठीक है, और लेटर वैदिक पीरियड में कैसे करने लगे? यज्ञ वगैरह करके लोग सैक्रिफाइस करते हैं। ठीक है, तो यज्ञ वगैरह जो थे प्रोमिनेंस में आ गए थे, प्रोमिनेंस में। तो उनको यज्ञ वगैरह को कौन करने लगे थे? ब्राह्मण वगैरह करने लगे थे ना, बताया गया। यज्ञ वगैरह को बहुत इलेबरेट बना दिया था, कॉम्प्लिकेट। देयर आर 2 वेराइटीज ऑफ सैक्रिफाइसेस, 2 टाइप के सैक्रिफाइसेस है। फर्स्ट है लघु यजनाज, लघु यजनाज, और सेकंड है महायजनाज। लघु यजनाज के छोटे छोटे यज्ञ। सिंपल और प्राइवेट सैक्रिफाइसेस, मतलब बहुत प्राइवेट, जो उन्होंने प्राइवेटली कराते थे खुद के। परफॉर्म्ड बाय हाउस होल्डर, जिसको कोई हाउस होल्डर कराता था। इसमें कौन कौन थे? पंच महायजना, अग्निहोत्री, अग्निहोत्रा, अग्निहोत्रा दर्शा यज्ञ। ये कब कराया जाता था? अमावस्या के दिन, ऑन द लास्ट डे ऑफ द डार्क फोर्टनाइट। ठीक है, अमावस्या के दिन। या पूर्णमासा यजना, पूर्णमासा यजना कब कराया जाता? पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो ये कुछ लघु यज्ञ थे जो किसी हाउस होल्डर के द्वारा कराए जाते थे। नेक्स्ट है महायज्ञ। महायज्ञ राजा वगैरह कराते थे, बहुत वेल्दी मैन, अमीर लोग हो गए जो वो कराते थे। महायज्ञ ग्रैंड या रॉयल सैक्रिफाइसेस, बहुत ग्रैंड या बड़े सैक्रिफाइसेस होते थे। सैक्रिफाइस दैट कुड ओनली बी अंडरटेकन बाय द एरिस्टोक्रेटिक एंड वेल्दी मैन एंड द किंग, जिनको कोई वेल्दी मैन और किंग कराते थे। तो ये कुछ महायज्ञ दिए गए हैं, जैसे राजसूय यज्ञ। रॉयल कंसिक्रेशन which in its full form comprised a series of sacrifice lasting over a year. In later days, it was replaced by simplified abhishek. It implies anointment. ठीक है, तो इसमें क्या होता था? इसमें रॉयल कंसिक्रेशन विच कराया जाता था। ठीक है, तो इसमें क्या कराया जाता था? जब लास्ट के कुछ दिन होते थे तो उसमें ये अभिषेक कराते थे राजा का। ठीक है, इसको अभिषेक को बोलते हैं एनोइंटमेंट। नेक्स्ट है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ विच लास्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 17 डेज अप टू फुल 1 ईयर। इसको 17 दिन से लेकर 1 साल तक कराया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है अश्वमेध यज्ञ, हॉर्स सैक्रिफाइस विच लास्टेड फॉर 3 डेज। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने पढ़ा होगा रामायण में कई बार कि भाई अश्वमेध यज्ञ कराते हैं, घोड़े को 3 दिन के लिए छोड़ देते हैं। वो जहाँ जहाँ भी अपने जिस भी राज्य में जाएगा तो वहाँ के राज्य में उस राजा का अधिकार हो जाएगा जो उसने घोड़ा छोड़ा है। नेक्स्ट है अग्निष्ठोम यज्ञ, सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स डेडिकेटेड टू अग्नि। एनिमल्स को अग्नि को दे दिया जाता था, मतलब पशु बलि। ठीक है, विच लास्टेड 1 डे, लास्ट के दिन पे। ऑल दो यजनिका परफॉर्मर ऑफ यज्ञ एंड हिज वाइफ स्पेंट
एशेटिक लाइफ फॉर अ ईयर बिफोर यज्ञ। ये वाला जो यज्ञ करवाते थे ना, अग्निष्ठ होम यज्ञ, इसके कराने वाला होता है वो और उसकी वाइफ कराने से पहले 1 साल पहले सन्यासी जीवन जीते थे। ऑन द ओकेजन ऑफ दिस यज्ञ सोमरस वाज कंज्यूम्ड। जब ये यज्ञ कराया जाता था तो सोमरस कंज्यूम किया जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट, टुवार्ड्स द एंड ऑफ वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड का जब एंड आया, देयर वाज द एमरजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट कल्ट्स रिचुअल एंड प्रीस्टली डोमिनेशन। तो जो ये थे ना कल्ट्स रिचुअल और प्रीस्टली डोमिनेशन, इनका बिल्कुल एंड आ गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चढ़ गए थे ना, प्रीस्ट जो पुरोहित वगैरह ब्राह्मण वगैरह होते थे। रिफ्लेक्शन ऑफ दिस मूड इज़ फाउंड इन उपनिषदास, ये किस में मिलता है? उपनिषद में। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी इकोनॉमी। इनकी इकोनॉमी कैसी थी? लैंड हैड नाउ बिकम मोर वैल्यूएबल देन काउज। जो लैंड थी, ज़मीन थी ना, वो बहुत वैल्यूएबल होगी। पहले अर्ली वैदिक पीरियड में काउ को बहुत वैल्यूएबल माना जाता था, लेकिन अब ज़मीन को माना जाने लगा। एग्रीकल्चर बिगेन टू रिप्लेस रियरिंग ऑफ कैटल। द प्लो वाज एट टाइम ड्रॉन बाय 24 ऑक्सन। जो प्लो किया जाता था ना, खेत को जोता जाता था, वो 24 ऑक्सन के साथ। मैन्योर वाज नोन, खाद के बारे में भी लोग जानते थे। ठीक है, और जिसमें जब लोग इसमें अर्ली वैदिक पीरियड में लोग ज़्यादा क्या करते थे, पशुओं को कैटल्स वगैरह को पालते थे ना, मतलब उनको डोमेस्टिकेट करते थे। लेकिन अब लोग एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करने लगे थे। राइस, बार्ले, बीन्स, सीसेम एंड वीट वर कल्टिवेटेड। तो ये कुछ फसलें हैं जो वो कल्टिवेट करते थे, राइस, बार्ले, बीन्स, सीसेम एंड वीट। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एडवांस्ड एज इंडिकेटेड बाय न्यू ऑक्यूपेशन। कुछ न्यू ऑक्यूपेशंस भी आ गए थे, जैसे फिशरमैन, वाशरमैन, डायर्स, डोर कीपर्स एंड फुटमैन। नेक्स्ट है इंडिकेटिंग स्पेशलाइजेशन डिस्टिंक्शन वाज ड्रान बिटवीन द चैरियट मेकर एंड द कारपेंटर एंड द टेनर एंड द हाई ड्रेसर। तो कुछ स्पेशलाइजेशन की जाती थी, किस किस में? चैरियट मेकर एंड द कारपेंटर में, टेनर एंड द हाई ड्रेसर में। कंसिडरेबल एडवांस वाज मेड इन द नॉलेज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स के बारे में भी लोग नॉलेज रखने लगे थे। मेंशन ऑफ टीन, सिल्वर एंड आयरन वाज मेड अपार्ट फ्रॉम गोल्ड। ठीक है, टीन, सिल्वर और आयरन के साथ गोल्ड से इनको यूज़ किया जाता था, मतलब बनाया जाता था। ठीक है, आयस किसको बोलते हैं? आयस बताया था, आयस को सिर्फ मेटल कहते हैं, आइदर कॉपर और आयरन इन द ऋग्वेदा। ठीक है, तो इसमें बताया है कि भाई जो अर्ली वैदिक पीरियड थे उसमें सिर्फ कॉपर और आयरन का यूज़ किया जाता था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में किस किस का? टिन, सिल्वर एंड आयरन वाज मेड अपार्ट फ्रॉम गोल्ड। गोल्ड के अलावा ये सब भी बनाए जाने लगे, टिन, सिल्वर एंड आयरन भी। एविडेंस वाज देयर regarding organization of merchants into guilds because of reference of corporation, गण and alderman, श्रेष्ठीज। तो ये गण और श्रेष्ठीज भी कुछ टाइप के इनको पद हैं, ये भी कॉरपोरेशन है। ठीक है, तो इनके भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं। PGW पेंटेड ग्रे वेयर, PGW पेंटेड ग्रे वेयर, इसको क्या बोलते हैं? पेंटेड ग्रे वेयर। ये कल्चर थी 1100 BC टू 600 BC। तो ये इसमें यूज़ की जाती थी लेटर वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड में यूज़ की जाती थी OCP, ओचर कलर्ड पॉटरी। ठीक है, तो ये हमारा लेटर वैदिक पीरियड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम महाजनपदा पीरियड के बारे में पढ़ेंगे।